अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि गूगल प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन डिस्कवर ओरिजिनल मौजूद है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे इंस्टॉल कर लें ताकि अगर यूट्यूब पर हमारी वीडियोस आपको नहीं मिल रही तो इस एप्लीकेशन पर आपको हमारी वीडियोस ज़रूर मिल जाया करेंगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको सर्चिंग में नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके हमारे इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। ये क्या चक्कर है ताबिश? मैडम सफूरा ने पूछा। मुझे तो लग रहा है कि किसी जादू टूने के सिलसिले में यहाँ जानबूझकर ये जानवर छोड़े गए हैं। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, सरवत ने घबराते हुए कहा। अपनी इस बात का जवाब उसे फौरन ही मिल गया। गोलियों की एक बाढ़ आई और लड़कियों के सरों पर से गुजर गई। ऐश्वर्या राय को 2 गोलियां लगी, एक गर्दन में, दूसरी सीने में। वो पट से टूटे फूटे फर्श पर गिरी और खून तेजी से उसकी गर्दन को सुर्ख करने लगा। अंदर जाओ, मैंने चिल्ला कर कहा। लड़कियां मैडम सफूरा समेत एक तारीक कमरे में घुस गईं। हुस्न नज़ाकत का मुजस्मा सवीटी उर्फे ऐश्वर्या राय, जो एक फिल्म स्टार बनने के लिए घर से निकली थी, आज इस सरहदी इलाके के इस खस्ताहाल कमरे में फर्श पर शदीद जख्मी पड़ी थी। उसने अपनी दिलकश आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे खामोशी की जुबान में कह रही हो, मुझे बचाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने लाहौर, अपने बहन भाइयों के दरमियान। मैंने अपने किए की काफ़ी सज़ा पा ली है। मैंने झुककर उसे गोद में उठाया और करीबी कमरे में ले जाकर गर्द आलूद फर्श पर लिटा दिया। डॉक्टर मैनाज शदीद फायरिंग की परवाह न करती हुई तेजी से ऐश्वर्या राय की तरफ लपकी। उसने कैंची की मदद से ब्लाउज काट कर उसका दूधिया सीना उड़िया कर दिया और गोली का मोहलक जख्म देखने लगी। जख्म दिल के मकाम से थोड़ा हट कर आया था, लेकिन बेहद कारी नजर आता था। मैं नाज और मैडम सफूरा को ऐश्वर्या राय के पास छोड़कर मैं अहाते की तरफ बढ़ा। यहाँ दीवारों से मुर्दा बेलें चिमटी हुई थी और ऊंची खुदरू घास वीरानी का अजब नमूना पेश कर रही थी। जिस शख्स के झूठ की वजह से हम यहाँ बुरी तरह फंसे थे, यानी मास्टर जवाहर, वो एक सतून की ओट में दुबका हुआ था। उसने आंखें बंद कर रखी थी। दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग जारी थी। इमरान ने फाटक के पास सबसे खतरनाक जगह पर पोजीशन ली हुई थी और 222 चला रहा था। मैं उसके कंधे से कंधा मिलाकर बैठ गया। उसके कंधे के लम्स ने मेरे सीने में अजीब सा वलवला भर दिया। मरने और मार देने का जोश, आखिरी सांस तक लड़ने और फतेह पाने का जुनून। पीछे चला जाता भी, इमरान करख्त लहज़े बोला। बकवास बंद करे, यहाँ कोई बास नहीं है, लेकिन ताबी मैं झापड़ मार दूंगा, सामने ध्यान रख। उसके साथ ही मैंने 5 गोली का ब्रस्ट चलाया और एक पुलिसियों को भून कर रख दिया। वो रेस्ट हाउस के करीब दरख्तों में घुसने की कोशिश कर रहा था। हम ताक ताक कर निशाने लगाने लगे। हम सब पर सबसे ज्यादा फायरिंग M16 मशीन गन से हो रही थी। फिलहाल इसका कोई तोड़ हमारे पास नहीं था। क्या ख्याल है, चावा भी है इन लोगों में? मैंने इमरान से पूछा। मेरी निगाह सामने थी। नहीं, अभी तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन लगता है कि जल्दी पहुंच जाएगा। इमरान भी सामने निगाह रखे हुए बोला। बॉर्डर यहाँ से कितनी दूर है? अब भी 5-6 मील से कम नहीं है। तो कैसे निकल सकेंगे यहाँ से? ये तो सख्त सिक्योरिटी वाला एरिया होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है जिगर, इमरान ने कहा और 2 सिंगल शॉट चलाए। एक जीप की विंड स्क्रीन चूर हो गई। दूर फासले पर धूल उड़ रही थी। यूं समर की निशानी थी कि कुछ और लोग पहुंच रहे हैं। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। यह रेस्ट हाउस पुराना तो था, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। फिर पता नहीं क्यों इसे यूं वीरान छोड़ दिया गया था। अंदाजा होता था कि माजी करीब में शिकारी और सरकारी एहलकार इसे इस्तेमाल करते रहे हैं। फाटक से झूलती हुई हड्डियां और रंग बरंगे तावीज एक तरह की पुरस्रारियत पैदा कर रहे थे। अंदर से लड़कियों के रोने की आवाज आई। मैंने जगत सिंह से कहा, देखो अब क्या हुआ इन्हें। जगत सिंह झुक कर भागता हुआ अंदर गया और कुछ देर बाद वापस अपनी पोजीशन पर आ बैठा। बताया नहीं तुमने क्या हुआ? मैंने पूछा। वो गमज़दा लहज़े में बोला, वो बीबी जिसे हम ऐश्वर्या राय कहते हैं, वो फिक्रा अधूरा छोड़कर खामोश हो गया था, लेकिन मैं और इमरान समझ गया कि वो क्या कह रहा है। ऐश्वर्या खत्म हो चुकी थी। उसकी हालत ही बता रही थी कि उसका बचना मुश्किल है। दिलो दिमाग में दुख की एक लहर सी तोड़ गई। घेरा डालने वालों को नई कुमक मिल गई थी। इनका घेरा तंग होता जा रहा था। छोटे बड़े हथियारों की गोलियां अब ज्यादा खतरनाक जाविये से हम तक पहुंच रही थी। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहा मैं एक बार सरवत को जी भर कर देख लूं, उसे छूं और उससे कहूं, सरवत है, मैंने तुम्हें दुनिया में हर चीज से ज्यादा चाहा है और चाहता रहूंगा। मैं इक्का दुक्का फायर करता हुआ पीछे की तरफ जाने लगा। यही वक्त था जब मैंने सरवत को देखा। वो कमरे के बजाय बरामदे में थी। गोलियां बारिश की तरह बरस रही थी। ये बड़े नाजुक लम्हात थे। किसी भी वक्त कोई गोली सरवत को लग सकती थी। वो भी मेरी ही तरफ देख रही थी।
जैसे मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा था वो मेरी तरफ आना चाह रही थी। वो ऐसा करती तो उसके लिए जबरदस्त रिस्क होता। ये रिस्क मुझे भी लेना चाहिए था। मैं एकदम अपनी जगह से उठा और झुक कर भागता हुआ बरामदे की तरफ गया। गोलियों की सनसनाहट मौत के सरगोशियों की तरह थी और ये सरगोशियां हर तरफ बिखरी हुई। मैं सरवत के पास पहुंचा और उसे खींचता हुआ कमरे में ले आया। गोलियों की बाढ़ आई, हम कच्चे फर्श पर गिरे। सरवत मेरी बाहों में थी। मैंने उसे ढांप लिया। मुझे लगा उसे गोली लग गई है। मैं तेजी से उसके जिस्म को टटोला। तुम ठीक तो ना? उसने आंखें बंद किए कि इस बात में सर हिलाया। उसके शफाफ रुखसारों पर आंसू की नमी थी। मैंने बेसाख्ता उसकी पेशानी चूम ली। हौसला करो सरवत, सब ठीक हो जाएगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप नुसरत का ख्याल रखेंगे ना? उसने आंखें बंद किए कि पूछा। ऐसी बातें मत करो। नुसरत का ख्याल तुम रखोगे और देखना वो ठीक भी होगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी जब तक मैं ना कहूं। तुम्हें अंदर ही रहना है मैडम सफूरा के साथ। वो चुप रही, ताहम चेहरे से आया था कि वो आमादगी जाहिर कर रही है। हमारे इर्द गिर्द होने वाली फायरिंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। मेरा इमरान के पास फौरन पहुंचना जरूरी था। मैं सरवत से अलहदा होकर वापस अहाते की तरफ जाने के लिए उठा। उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और सिसक कर बोली, ताबिश आप और इमरान साहब मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसे हैं ना? आप मुझे मुआफ़ कर दें। इससे पहले कि मैं जवाब में कुछ कहता मेरी निगाह सरवत के अक्कम में गई। यहाँ नीम तारीकी में उस लड़की की लाश पड़ी थी जो जावा ने धोखे से हमें सौंपी थी। यह उसकी रखेल सुरीता नहीं थी, मगर हमने उसे सुरीता समझकर जावा से वसूल किया था। कोई अंधी गोली उसे चाट गई थी। उसके सीने पर बाएं तरफ जख्म था। सरवत की निगाह अभी तक इस लाश पर नहीं पड़ी थी। मैंने सरवत को अपने बाजू के घेरे में लिया और इस तरह उसे कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचाया कि इस ताज़ा लाश पर उसकी निगाह न पड़ सके। इस दूसरे कमरे में मैडम सफूरा लड़कियों के साथ मौजूद थी। उसने उन्हें दीवार के साथ साथ एक महफूज आड़ में बिठाया हुआ था। वो खुद लोडेड पिस्तौल के साथ इनकी निगहबानी में मसरूफ थी। गोलियों वाली एक बेल्ट उसके कंधे से झूल रही थी। सवीटी ऐश्वर्या राय की लाश पर एक ओढ़नी डाल दी गई थी। ओढ़नी पर खून के 2 बड़े धब्बे नमूदार हो चुके थे। सरवत को मैडम के सुपुर्द करके मैं वापस अहाते की तरफ बढ़ा। इमरान के शूटर्स में से 4-5 बंदे अब तक रास्ते में और यहाँ काम आ चुके थे, लेकिन 17-18 अब भी पूरी तरह डटे हुए थे। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी अच्छी पोजीशनें ले ली थी। कुछ छत पर चले गए थे। इनमें स्नाइपर गन वाला भी शामिल था, लेकिन अब वो एक LMG चला रहा था। इसके स्नाइपर गन राउंड खत्म होने के सबब बेकार हो चुकी थी। मैं इमरान के पास पहुंचा। हम इस रेस्ट हाउस के एक सर्वेंट क्वार्टर में थे। ये खाली क्वार्टर फाटक के बिल्कुल करीब वाक़ था। इसकी खस्ता दीवार में रखने मौजूद थे और यह जगह फायरिंग करने के लिए बिल्कुल एक मोर्चे जैसी हो गई थी। इमरान के इर्द गिर्द गोलियों के खोल बिखरे हुए थे और उसने घुटना जमीन पर टिकाकर ऑटोमेटिक राइफल का बट्टे अपने कंधे से लगाया हुआ था। अभी कुछ देर पहले हमने जिन गाड़ियों की धूल देखी थी वो अब करीब पहुंच गई थी। इन गाड़ियों में जावा की देवहकल ग्रेज जीप साफ नजर आ रही थी। 3-4 गाड़ियां मजीद थीं। मैंने गहरे सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब है जावा भी आ गया। दुआ करो कि वापस न जाए। इमरान एक सिंगल शॉट फायर करते हुए कहा। हम कब तक इनकी फायरिंग का जवाब दे सकते हैं? मैंने पूछा। अगर एमुनेशन एहतियात से इस्तेमाल हो तो 24 घंटे तो बआसानी गुजर सकती हैं। इसके बाद क्या होगा? जंग में ये नहीं सोचा जाता कि इसके बाद क्या होगा, ये सोचा जाता है कि अब क्या किया जा सकता है। लेकिन इमरान, ये जंग लगी क्यों है? जावा के साथ हमारा मामला तो सिर्फ गंधारा मूर्ति का था। मूर्ति उसे मिल गई है, अब क्यों वो तुम्हारे पीछे है? पुलिस और BSF भी उसका पूरा साथ दे रही है। तुम्हें सब कुछ बताया तो है जाने जिगर। जावा का और हमारा मामला सिर्फ मूर्ति का था, लेकिन गड़बड़ ये हुई कि उधर पाकिस्तान में इकबाल बदकिस्मती से जावा ग्रुप के हत्थे चढ़ गया। इन्होंने तशद्दुद और पूछताछ के जदीद तरीके इख्तियार करके ये मालूम कर लिया कि हम इंडिया के अंदर कार्रवाइयों में हिस्सा लेते रहे हैं। इन कार्रवाइयों में पाकिस्तानियों को यहाँ की एजेंसियों से रिहाई दिलाकर वतन वापस पहुँचाया जाता रहा है। हमारी इस नई शनाख्त से जावा ने एजेंसियों को बखबर कर दिया है। इमरान, तुम अब भी पूरी बात नहीं बता रहे हो। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने मुंबई में बंद कमरे के अंदर तुम्हारी और जेलानी की कुछ बातें सुन ली थी। इमरान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैंने बात जारी रखी। जेलानी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा था और कह रहा था कि जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अब कम से कम तुम्हें तो किसी सूरत जावा के सामने नहीं जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इंडिया से निकल जाना चाहिए। उसने रो रो कर दरख्वास्त की, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी। बस यही वजह थी जो मैंने तुम्हें बताई है। इन लोगों को पता चल चुका है कि मैं और मेरे साथी यहाँ कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। बाएं जानिब से घेरा डालने वाली गाड़ियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थीं। इनके हक़ में मुसल्लह अफराद ओट लिए हुए थे। इमरान के शूटर इन्हें टारगेट करने लगे। कुछ देर तक ये जोरदार कशमकश जारी रही। फिर आगे बढ़ने वाली गाड़ियाँ दरख्तों के झुंड तक पहुँचने में कामयाब हो गईं।
अब वो बेहतर तरीके से हमें निशाना बना सकते थे। इमरान ने कुर्बान अली से कहा कि वो सीढ़ियों पर अपनी पोजीशन खत्म करके छत पर चला जाए। अगर वो सीढ़ियों में रहता तो वो और उसके 2 साथी बआसानी निशाना बन सकते थे। कुछ देर के लिए फायरिंग में वक्फा आया। शूटर्स नए मैगजीन राइफलों से अटैच करने लगे। मैंने देखा मैडम सफूरा मैगजीन भरने में जगत सिंह और उसके साथियों की मदद कर रही है। मैंने कहा इमरान कोई कुमक मिलने का चांस भी है? क्या मतलब? तुम्हारे दीगर साथी और वो साबिक मेजर साहब जिनको तुम इंचार्ज कहते हो, क्या वो यहाँ तक पहुँच सकेंगे? ये तो हालात पर डिपेंड है ताबी। इनको खबर तो बहरहाल हो चुकी है। अब देखें कि वो कुछ कर सकते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो कितनी देर में। अगर मेजर साहब यहाँ पहुँच जाएं और अचानक बाहर से हमला करें तो हम अंदर से जोर मार कर इनका घेरा तोड़ सकते हैं। इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया। राइफल पर उसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत थी और चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता इमरान कि तुम्हारे वो मेजर साहब कुछ कर पाएंगे। इतनी मायूसी क्यों? शायद मेजर का इंतजार बेकार ही साबित हो। क्यों? उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने ठहरे लहजे में कहा, इसलिए कि मुझे एक शक है। मुझे लगता है कि तुम खुद ही वो मेजर हो। मेरे आखिरी अल्फाज ने उसे जैसे झंझोर डाला। वो मुतहैयर नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, इमरान तुम्हारे साथ रह रह कर मुझे भी अंधेरे में देखना आ गया है। तुम कुछ भी कहो, मेरा दिल कहता है कि तुम अब भी साफ बात नहीं बता रहे हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन का तुमने जिक्र किया है, अगर वो वाकई है तो फिर यह तुम्हारी ही बनाई हुई है और उसके हेड भी तुम खुद ही हो। 2 गोलियां सनसनाती हुई आई। एक इमरान के सर पर से गुजर गई, दूसरी ने उसके कंधे को बोसा दिया। वो इसकी कमीज जलाती हुई और कंधे पर सुर्ख लकीर डालती हुई निकल गई। हम नीचे झुक गए और दीवार के बिल्कुल साथ लग गए। मैंने जल्दी से इमरान का कंधा देखा। उसे सही मानों में गोली का बोसा कहना चाहिए था। वो बस से एक गहरी खराश डालती हुई गुजर गई थी। कुछ नहीं हुआ, इमरान मुस्कुराया। मैं बुलेट प्रूफ हूं, सीधी गोली भी लगेगी ना तो अंदर नहीं घुस सकेगी। वैसे भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं घबराओ मत, आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। इसी दौरान में जिलानी भी हमारे पास आ गया। उसका बाजू भी जख्मी था, लेकिन वो इसे खातिर में नहीं ला रहा था। उसने कहा, इमरान साहब वो लोग घेरा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गाड़ियां दरख्तों के झुंड में पहुंच गई हैं और नुकसानदेह साबित हो रही हैं। इनमें मौजूद बंदे बड़े खतरनाक जाविये से गोली चला रहे हैं। अगले 1 घंटे तक मुसलसल गोलियां चलती रहीं। बहरहाल हमने इन गाड़ियों को इससे आगे नहीं बढ़ने दिया। जगत सिंह ने मुझे इशारे से पास बुलाया। मैं उसकी पोजीशन पर पहुंचा तो बोला, बादशाहजादे मुझे इमरान साहब से आज्ञा ले दो। मैं इस मांधी साड़ी का बोलो राम करना चाहता हूँ। कौन मांधी साड़ी? और यार यही मशीन गन। मुझे आज्ञा दो, मैं भी इसके 1500 टोटे ना करूँ ना तो जगत सिंह नाम नहीं मेरा। 2 काले अनारों की मार है ये। और तुम कितनी गोलियों की मारो? वाहेगुरु की सौगंध है, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। इस जावे ने मेरा पुत्रों जैसा भरा मारा है, आशा कौर की जिंदगी ली है। तुम लोग मेरे शरीर से बम बांध दो। मैं अपने प्यो का पुत्र नहीं, अगर इस कुत्ते जावा के अंदर पहुंच के खुद को ना उड़ा दूं तो। पर ये लोग तुम्हें जावा तक पहुंचने देंगे तो फिर ना पहुंचने दें। मैं कोशिश तो करूंगा ना यारा। अगर मैं उसके आसपास भी पहुंच गया ना और मैंने जलील की आंखों में देखकर इसकी माँ बहन एक कर दी और खुद को उड़ा लिया ना तो यह भी मामूली गल नहीं होगी। इसे यह पता तो चल जाएगा ना कि मौत उड़े उड़े उसके कोड़ आ रही है। जगत सिंह की आंखों में अंगारे दहक रहे थे और दाढ़ी के बाल जैसे खड़े हो गए थे। मैं धीमी आवाज में कहा, अगर कुछ करना है तो फिर तुम अकेले नहीं, हम दोनों करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अंधेरा होने तो। ठीक है बादशाहजादे, पर एक वचन तेनू भी देना पड़ेगा। अगे जाके जीप पर काले अनार मैं खुद फेंकूंगा। अगर मुझे कुछ हो गया ना और मैं ना फेंक सका तो फिर तुम कोशिश कर लेना। पर मैं तुम्हें बता दूं, मुझे नाकाम नहीं होना है। मेरे अंदर इस बंदे के लिए जितनी आग है ना, मैं मर भी गया तो मेरी लाश तड़प फड़क कर इसकी छाती तक पहुंच जाएगी। हम मुहासरे में थे, इस रेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकल सकते थे। दूसरी तरफ हम भी इन लोगों को आगे आने नहीं दे रहे थे। दोपहर से जरा देर बाद झुंड में मौजूद गाड़ियों ने आगे खिसकने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस के बावर्दी अफराद इन गाड़ियों को धकेलते हुए और इनकी आड़ लेते हुए हमारी तरफ बढ़े। हमने भरपूर जवाब दिया। रेस्ट हाउस की छत पर मौजूद माहिर शूटर्स ने बड़ी मुअस्सर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस के कम अज कम 2 बंदे जख्मी हुए और वो लोग वापस झुंड में घुसने पर मजबूर हो गए। अब रात के तारीख साए फैल चुके थे। आंधी के झक्कड़ भी कम हो गए थे, लेकिन तेज हवा व दस्तूर मौजूद थी। हमने स्वीटी की लाश को रेस्ट हाउस के अकबी सेन में तालाब के पास से कुदरू घास में अमानतन दफना दिया। ड्राइविंग के दौरान में हलाक होने वाले शूटर कासिम की लाश को भी इसी तरह दफनाया गया। नसीर अहमद की हालत बदस्तूर तशवीशनाक थी। डॉक्टर महनाज तनदही से उसको तिब्बी इमदाद दे रही थी।
नसीर के जिस्म से एक गोली तो महनाज ने बस के अंदर ही निकाल दी थी, दूसरी गोली पसली तोड़कर उसके फेफड़े में लगी थी। नसीर को अंदरूनी ब्लीडिंग का सामना था। वक्ती तौर पर फायरिंग बिल्कुल रुकी हुई थी, ताहम दोनों तरफ के राइफल बरदार पूरी तरह चौकस थे। बस के अंदर खिलाड़ियों के अटैची केसेस में से ही खाने की अशिया भी हमें मिली थी। इनमें बिस्किट के डब्बे, निम्को, चिप्स और दूध के पैकेट भी थे। कुछ सामान खुर्द-ओ-नोश डॉक्टर महनाज मुंबई से ही ले आई थी। अगर एहतियात से इस्तेमाल किया जाता तो ये राशन हमारे लिए 3-4 दिन के लिए काफ़ी था। मेहर इमरान साथ साथ बैठे थे। अपने हिस्से का राशन मैंने ज़बरदस्ती जगत सिंह और कुर्बान अली को दे दिया था। दीगर तकालीफ की तरह मुझे भूख और प्यास बर्दाश्त करने का हुनर भी आ गया था। मुझे यकीन था कि ज़रूरत पड़ी तो मैं 1 हफ्ते तक बगैर कुछ खाए सिर्फ पानी पर गुजारा कर सकूंगा। कुर्बान अली राइफल कंधे से लटकाए सर्वेंट क्वार्टर में हमारे पास आया। उसने कहा, इमरान साहब, अब रेस्ट हाउस तकरीबन साफ है, शायद ही 1 आध बिल्ली या 2-4 चूहे मौजूद हों। क्या कुछ निकला है? इमरान ने पूछा। बहुत कुछ जी, लगता है पूरा चिड़ियाघर था। पक्की बात है कि ये सारे जानवर जानबूझकर यहाँ छोड़े गए थे। 3-4 जंगली बिल्ले थे, इतने खारपुष्ट भी थे, फिर नेवले थे, कछुए तो आपने भी देखे, 1-2 शायद अब भी वहाँ तालाब में हो। कुछ पता चला कि ये चक्कर है क्या? इमरान ने पूछा। ये देखें, ये पोटलियां अंदर चोखटों के साथ बनी हुई थी। कुर्बान ने रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों की छोटी छोटी पोटलियां इमरान को दिखाई। ये दरअसल रेशमी रुमाल थे। इनमें खुश्क नारियल के छोटे छोटे टुकड़े, बादाम, पताशे और इस तरह की दीगर चीजें बांधी गई थी। कुछ पोटलियों में तावीज भी थे। कुर्बान ने एक पोटली दिखाई, इसमें तावीज के साथ छोटी छोटी हड्डियां थीं। ये देखकर हमारे रूंगटे खड़े हो गए कि ये इंसानी हड्डियां थीं। एक जबड़े की हड्डी लगती थी। इसका मतलब था कि फाटक पर जो बड़ी हड्डियां लटक रही थीं वो भी इंसानी ही थीं। ये हड्डियां गालबन किसी कब्र से निकाली गई थीं। कुर्बान अली ने एक बड़ी तावीज़ की तह खोली। एक सफ़ेद मोटे कागज़ पर लिखी हुई तहरीर थी। सरखंडे के कलम से लिखी गई ये तहरीर संस्कृत जुबान में थी। अब इसे पढ़ेगा कौन? इमरान ने कहा। कुर्बान अली बोला, मेरा ख्याल है कि मास्टर जवाहर पढ़ लेगा, इसे बुलाओ। कुछ देर बाद जावा की रखेल का साबिक पति जोगीनुमा जवाहर हमारे सामने था। उसकी आंखों में खौफ नक्श हो चुका था और चेहरे पर मौत की जर्दी खिंडी हुई थी। इस वक्त जो कुछ हमारे साथ हो रहा था इसी शख्स की वजह से था। सुरीता उसकी नहीं रही थी, लेकिन वो फिर भी उसका था। वो अभी उसकी भलाई और जिंदगी चाहता था। उसे खतरनाक हालात से बचाने के लिए उसने सब कुछ, बल्कि हमको मौत के मुंह में झोंक दिया था और हमारे साथ साथ खुद को भी। और अपने नुक्ता नज़र से उसने जो कुछ किया था दुरुस्त से साबित हो चुका था। सुरीता की जगह जो लड़की हमारे हवाले की गई थी वो मारी जा चुकी थी। बहरहाल इस सब के बावजूद पता नहीं क्यों मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, और शायद इमरान को भी नहीं। हम उसकी मजबूरी समझ रहे थे। मैंने कहा, मास्टर जवाहर पढ़ो ये क्या लिखा है, लेकिन इस मर्तबा गुमराह मत करना हमें। उसने खुश कलमों पर जुबान फेरी और पढ़ना शुरू किया। ये तकरीबन 15 सतरें थीं। खुश खत लिखा गया था। मास्टर जवाहर ने 2 मरतबा पढ़ा और फिर तर्जमा करना शुरू कर दिया। बेशक ये साबित हुआ कि सन 1999 जुलाई की 10 तारीख को यहाँ राजस्थान के कुछ मेहमान आकर ठहरे। इनके साथ 5 नहायत खूबसूरत छोटे रशियन कुत्ते थे। ये कुत्ते इन्होंने अपनी बड़ी जीप में लादे हुए थे। इनको गलती लगी और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा अपराध इनसे हो गया। वो गाड़ी को आहते में छाया में खड़ा करके फौरन कार पर निकल गए। वो भूल गए कि छाया चली जाएगी और सूरज ऊपर आते ही धूप फैल जाएगी। गाड़ी सारा दिन धूप में जलती रही। इसके अंदर गर्मी इंतहा को पहुंच गई। कुत्ते सिसक सिसक कर मर गए। इनकी आत्माएं अब इस जगह पर काबिज हैं। वो यहाँ आने वाले का जीवन छीन लेती हैं। वो यहाँ से बाहर निकल कर भी लोगों के प्राण ले सकती। इनके मन बहलावे के लिए जरूरी है कि यहाँ जानवरों को रखा जाए। इसके सिवा और कोई हल नहीं है, हो ही नहीं सकत। ऐसा ना किया गया तो इर्द गिर्द का इलाका भी इन आत्माओं की जद में आएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अंधेरे में चमकती हुई आंखों से बचाए। हम नीचे लिखे हुए श्लोकों को अपनी रक्षा के लिए यहाँ लटका रहे हैं। इसके नीचे कुछ श्लोक थे और कुछ दीगर हदायत वगैरह थी। इस तहरीर को मुकम्मल तौर पर देखने और समझने से अंदाजा हुआ कि चंद साल पहले यहाँ कुछ जानवरों की अजियतनाक मौत का हादसा हुआ और इसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात यहाँ पेश आए कि जिसके बाद इस रेस्ट हाउस को आसेफ ज़दा करार दे दिया गया। इलाके के लोगों ने इस तरफ का रुख करना छोड़ दिया। यहाँ मुख्तलिफ जानवर पकड़ कर रखे गए थे और दीगर टूने टोटके किए गए थे। ऐसे दूर दराज इलाके में इस किस्म की तवहमात का होना कोई अनहोनी बात नहीं थी। इमरान ने मास्टर जवाहर को सख्ती से ताकीद करते हुए कहा, ये जो कुछ तुमने यहाँ हमारे सामने पढ़ा है बस तुम तक ही रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बाकी साथियों में से किसी में किसी तरह का कोई डर पैदा हो। ये सब कमज़ोर अकीदे वाली बातें हैं। क्या तुम इन पर यकीन रखते हो? नहीं जी, मास्टर जवाहर ने मुस्तहकम लहजे में कहा। मैं जानता हूँ ये बातें मेरे धर्म का हिस्सा नहीं है। ये राक्षस के पैदा किए हुए विचार हैं जो मनुष्य के ज़हन को बखेरते हैं। तो फिर ये वचन देते हो कि किसी से इनका जिक्र नहीं करोगे?
मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जी हाँ, वचन देता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे कारण पहले ही आप एक बड़ी मुसीबत का शिकार हुए हैं। इसके लिए मैं जितनी भी क्षमा चाहूँ वो कम है, मगर मैं मजबूर था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। उसका गला रुंध गया। इमरान ने कहा, खैर जो कुछ भी था हमारी किस्मत में लिखा था, लेकिन अब इसमें से निकलने के लिए हमें अपनी किस्मत के साथ साथ अपनी हिम्मत पर भी भरोसा करना होगा। मैं तुम सबसे ये उम्मीद रखता हूँ कि हिम्मत से काम लोगे और साथ दोगे। जवाब में वो बस आंसू बहाता रहा। मास्टर जवाहर और कुर्बान अली वगैरह चले गए तो हम फिर सर्वेंट क्वार्टर में तनहा रह गए। सामने दीवार के रखने में हमने फौजियों की तरह अपनी ऑटोमेटिक राइफल रखी हुई थी और निगाहें अंधेरे में दुश्मन की हरकत को तलाश कर रही थी। हवा तेज थी लेकिन मतला साफ था। मध्यम चांदनी में इर्द गिर्द का माहौल दिखाई दे रहा था। दरख्तों के झुंड से बाहर जो भी नकलो हरकत होती हमें नजर आ सकती थी। हमें अपने सामने कम से कम 7 गाड़ियां नजर आ रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की चंद मोटरसाइकिलें भी थीं। हमसे इनका फासला 300 मीटर के करीब था। इन गाड़ियों के अंदर और अक्क में मुसल्लह लोग मौजूद थे और किसी भी वक्त हम पर हल्ला बोल सकते थे। कुछ यही सूरत हाल बाकी इतराफ में भी थी।